गुड इवनिंग। ज्योग्राफी विद शिव में आपका स्वागत है। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है, जिसका शीर्षक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसमें हम कोपेन महोदय के द्वारा प्रस्तुत जलवायु का वर्गीकरण का सारगर्भित अध्ययन करेंगे। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण को हम 3 पार्ट में कवर करने का कोशिश करेंगे। आप इकट्ठे रूप से आप उसको एक बार में ही देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ना सिर्फ आपके ग्रेजुएशन पीजी में इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसकी उपयोगिता नॉट ओनली बीए में, बल्कि आप नेट जेआरएफ, पीजीटी या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। आइए हम समझते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की। सबसे पहले कुछ इसका बैकग्राउंड है, उसको हम लोग समझते हैं। कोपेन ने सबसे पहले अपना जलवायु वर्गीकरण को 1900 में दिया। 1900 में जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो ये वर्गीकरण मात्र वर्णनात्मक था, ठीक है। 1918 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में परिमार्जन किया और उनको संशोधित किया। उसके बाद उन्होंने फिर एक बार 1931 में और फिर पुनः 1936 में अपने वर्गीकरण में संशोधन किया। फाइनली आप देखते हैं कि 1953 ईस्वी में गीगर पोही ने कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण की मौलिक योजना थी उसमें परिमार्जन किया। इसको हम लोग आज समझते हैं। तो इसलिए इसको आगे चलकर गीगर पोही क्लासिफिकेशंस के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की सबसे इम्पोर्टेंट बात को पहले हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे पेन के माध्यम से। सबसे पहले कोपेन ने अपने वर्गीकरण में अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग किया, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें एक बड़े लेटर फिर छोटे लेटर का यूज किया है। उसका कुछ मतलब है जिसको हम लोग समझाएंगे। फिर उसी में मान लीजिए शुष्क जलवायु है तो शुष्कता कितनी है, उसके आधार पर अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु 2 भागों में विभाजित किया था। तो इसके लिए उन्होंने फार्मूला का उपयोग किया। तो ये उनकी, ठीक है, कोपेन गीगर्स वर्गीकरण में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें आपको देखिएगा औसत वार्षिक तापमान, इसको हम समझते हैं। देखिए औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा और साथ साथ में उन्होंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके आधार पे किया। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशंस है इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे तापमान, औसत वर्षा कितना हो रही है और उसका वितरण कैसा है, ये 3 चीज़ों पे फोकस किया। और कहीं कहीं 2 अलग अलग प्रकार की जलवायु को निर्धारण की सीमा निर्धारण करने में उन्होंने फार्मूला का उपयोग किया है, ठीक है। तो इस कोपेन का जलवायु वर्गीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि इसमें पवन, तापमान की चरम अवस्था, वृष्टि तीव्रता, ये सब के बारे में, मेघ आवरण, ये सब चीज़ों का इसमें बात नहीं होता है। ये सब चीज़ को समझना। देखिए पहला चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ कि कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण किया तो ऐसा नहीं है कि उनको भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिले। जैसे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वनस्पति विद्वान, जिनका नाम था कैंडोल। तो कैंडोल महोदय का जो वनस्पतिक वर्गीकरण है उसके आधार पे ही उन्होंने विश्व की जलवायु समूह को निर्धारित किया। जैसे कि कैंडोल महोदय ने विश्व के वनस्पति समूहों को 5 भागों में बांटा था। एक पहले को मेगाथर्मल वनस्पति बोला था,
दूसरा जेरोफाइटिक वनस्पति जिसको मरुविद्य भी बोलते हैं। तीसरा है मेसोथर्मल मंडल की वनस्पति। चौथा है माइक्रोथर्मल मंडल की वनस्पति। और पांचवा हेकिस्टोथर्मल वनस्पति, जहाँ पे तापमान ग्रीष्म काल में भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो वहाँ की वनस्पति जहाँ पे सिर्फ मॉस और लाइकेन उपलब्ध हो पाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि कहीं ना कहीं मेगा थर्मल वनस्पति उसको बोला गया जिसके लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, और ये उसी के अकॉर्डिंग अनुकूलित होते हैं। ठीक है। उसी तरह से जेरोफाइटिक होता है। जेरोफाइटिक में प्राकृतिक रूप से प्रकृति द्वारा उनको ऐसी विशेषता प्रदान की होती है, जैसे कि उनकी जड़ें लंबी होती हैं, उनका जो आप देखेंगे कि उसका जड़ें लंबी होती हैं, तना मोटा होता है, उसी तरह से मोमदार होता है ना, तो ताकि वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का कम क्षरण कर सके। उसी तरह से मेसोथर्मल वनस्पति है, माइक्रोथर्मल वनस्पति है और हेकिस्टोथर्मल है। ठीक है। इस पे हम लोग मतलब ये आधार था उनका, उसी के आधार पे। ठीक है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ये थर्ड ऑर्डर क्लासिफिकेशन है, मतलब इसमें 3 महत्वपूर्ण क्रम में आप देखते हैं। जैसे पहला क्रम में आप देखते हैं कि तापमान के आधार पे पूरे कटिबंध को, ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम लोग तापमान के आधार पर पृथ्वी को विभाजित करें तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये जलवायु का क्षेत्र होगा, ये बी का होगा, ये सी का होगा, ये डी का होगा और ई का होगा। तो ये तो सिर्फ तापमान के आधार पे होगा, है ना। तो ये मान लीजिए विषुवत-रेखा के आसपास का क्षेत्र यानी उष्णकटिबंध का क्षेत्र ये जलवायु को ये करेगी, है ना। तो उसी तरह से ए जलवायु को भी उन्होंने सिर्फ ए जलवायु तक ही सीमित नहीं रखा, ए को भी सब क्लासिफाई किया। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है AF जलवायु, यहाँ पे है AM जलवायु, यहाँ पे है AW और यहाँ पे AS जलवायु। तो इसके वर्गीकरण को भी समझेंगे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु खासकर AF जलवायु की क्या विशेषता होती है, AM जलवायु की क्या विशेषता होती है, AW की क्या होती है। मतलब उन्होंने उष्णकटिबंधीय जलवायु को भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु हो जाता है बी वाला। तो जो ए वाला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसको भी कोपेन महोदय ने 4 टर्म में डिवाइड किया है। ठीक है। उसी तरह से बी जलवायु को 2 भागों में बांटा है, BW और BS। अभी हम बात करेंगे ये क्या है। उसी तरह से सी जलवायु को उन्होंने CF, CW, CS। उसी तरह से डी जलवायु को उन्होंने DF, DW, DS जलवायु में विभाजित किया। देखिए इसी तरह से ई यानी ध्रुवीय जलवायु को उन्होंने ET यानी टुंड्रा जलवायु और EF यानी हिमाच्छादित जलवायु ऐसे में उन्होंने विभाजित किया। ठीक है। अब हम लोग आज की चर्चा में सिर्फ ए यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यहाँ पे आर्द्र छूट गया है, आर्द्र जलवायु को कोपेन महोदय ने उसमें भी विविधता के आधार पर 4 उपविभागों यहाँ पे अप हो गया है, उपविभागों में विभाजित किया है। इसको हम उप कर देंगे, उप। चार उप विभागों में किया है AF जलवायु। देखिए इसमें हम इसको समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में कुछ प्रमुख पैरामीटर्स के बारे में। जैसे कोपेन ने
दो तीन चीज को ध्यान में रखना है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में, कोपेन है, इन्हें जलवायु वर्गीकरण में कुछ प्रमुख अक्षरों के आधार पे, जैसे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए ए लेटर यूज किया, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु के लिए बी लेटर यूज किया, मध्य अक्षांशीय के लिए सी, माइक्रोथर्मल यानी इसको टैगा जलवायु कहेंगे, इसको ई को ध्रुवीय जलवायु कहेंगे। तो इन्होंने ए में विविधता के आधार पर ए जलवायु को एएफ जलवायु, एडब्ल्यू जलवायु, एएस जलवायु, यहाँ पे बीच में आ जाएगा एएफ और एडब्ल्यू के बीच में एएम जलवायु। यहाँ थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे एएम होगा, बीच में हम लिखेंगे, उससे क्रम रहेगा, ऐसा ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एएफ जलवायु, यहाँ ए का मतलब हुआ उष्णकटिबंधीय आर्द्र, एफ यहाँ पे स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ का मतलब होता है सदा वर्षा वाला एरिया, फॉर एवर फॉरेस्ट वाला एरिया, जहाँ पे वर्षा फॉर एवर हमेशा हो, यानी सालों भर जहाँ वर्षा होती है उसको, उसके लिए लेटर एफ यूज किया है। यहाँ पे बाद में देखने वाली बात है, यहाँ पे ए डब्ल्यू, यहाँ ए डब्ल्यू है यानी विंटर शुष्क है, जो स्मॉल लेटर है वो शुष्कता को बताता है। उसी तरह से उन्होंने एएस जलवायु बताया है, वैसी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जहाँ पे समर शुष्क होता है, यानी विंटर में बारिश होता है। इसका एग्जाम्पल आप भारत के तमिलनाडु में ऐसे आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा में आपको एएस जलवायु मिलता है। और एडब्ल्यू जलवायु भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर समझेंगे तो उष्णकटिबंधीय, जहाँ विंटर शुष्क होती है और समर में बारिश होती है, डब्ल्यू लगा है यानी विंटर शुष्क होता है, ठीक है। तो विंटर शुष्क होता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय ग्रीष्म आर्द्र ऋतु वाली जलवायु बोलेंगे। ये वाला जो हिस्सा है उसको एडब्ल्यू जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में। अब यही रही बात, एक जलवायु एएम है। एएम मॉनसूनी जलवायु के लिए प्रयोग की जाती है। एएम लगा है तो इसका मतलब है मॉनसूनी जलवायु। इसमें लघु शुष्क काल होता है, सबसे बड़ी बात। और ये जो वर्षा का कंडीशन होता है एएफ से कम होता है और एडब्ल्यू से ज़्यादा होता है मानसूनी वाले में, ठीक है। देखिए अभी हम एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे एक चीज़ को समझा रहे हैं, देखिए समझिएगा। एएफ जलवायु का मतलब हम क्या बोले, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जलवायु। ये तो उष्णकटिबंध के लिए लगा है, लेकिन एफ जो है वो सदा वर्षा से संबंधित है, और सदा वर्षा जहाँ रहेगा तो वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे, इसलिए इसको कोपेन ने एएफ जलवायु से संबोधित किया है। उसी तरह से एडब्ल्यू जलवायु। एडब्ल्यू जलवायु अभी हम बताएं कि पहला लेटर तो उष्णकटिबंधीय ही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। अब इसमें ग्रीष्मकाल आर्द्र होगा, कालीन वर्षा वाली जलवायु। यहां देखिएगा जो लेटर साथ में ज्वाइंट है वो शुष्कता को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी विंटर यहाँ पे शुष्क होगा। उसी तरह से एएस जलवायु है तो यहाँ समर शुष्क होगा, यानी वर्षा शीतकाल में होगा। तो इसको हम लोग नामकरण कर सकते हैं उष्णकटिबंधीय शीतकालीन वर्षा वाली जलवायु।
ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एएम जलवायु, एएम जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। देखिए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना, एएफ जलवायु वैसी जलवायु जहां पे प्रत्येक माह में कम से कम वर्षा 6 सेंटीमीटर होनी ही होनी है, यानी 6 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तभी हम प्रत्येक माह में अगर 6 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है तो उसको हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार जलवायु कहेंगे। अगर एक भी मंथ में 6 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो या तो वो उष्णकटिबंधीय ग्रीष्मकालीन वर्षा वाली जलवायु, यानी EW को हम लोग सवाना के नाम से भी जानते हैं, तो यानी सवाना जलवायु कहेंगे। ठीक है, या उष्णकटिबंधीय शीतकालीन वर्षा वाली जलवायु कहेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंध का वैसा ही हिस्सा जिसमें समर शुष्क होता है, विंटर में बारिश होता है, उसको हम उष्णकटिबंधीय शीतकालीन वर्षा वाली जलवायु के नाम से या AS के जलवायु के नाम से जानते हैं। देखिए ये मानसूनी जलवायु में ग्रीष्मकाल में भी बारिश होती है और शीतकाल में भी बारिश होती है। कुछ महीना ऐसा होता है जो शुष्कतम महीना होता है। तो इसको अब कैसे जानेंगे? मान लीजिए सारे उष्णकटिबंध में हैं और ये अलग अलग जलवायु है, तो इसके वर्गीकरण के लिए कोपेन ने एक फॉर्मूला दिया है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बता देते हैं इस चीज को, यहाँ पे दिया हुआ है उस चीज को हम रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे है AF जलवायु, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन वाली या उष्णकटिबंधीय सदाबहार जलवायु। ठीक है, इस जलवायु में प्रत्येक माह का तापमान जो होता है, टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है एवरेज टेम्परेचर, और इस जलवायु में सभी महीना में 6 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। ये चीज को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज अभी हम बता रहे हैं, AM जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इसमें कम से कम एक मंथ यानी 1 महीना ऐसा होगा जहां 6 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, है ना। ये चीज को ध्यान रखना है। इसमें भी 6 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी एक महीने में कम से कम। इसमें भी कम से कम वर्षा 6 सेंटीमीटर यानी 2.4 इंच से कम होगा। अब देखिए इसमें आपको ए जलवायु को आप समझेंगे कि AF में है, AM में है, AW में है और AS में है, तो इसको निर्धारण के लिए कोपेन महोदय ने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है 3.94 माइनस R/25। यहाँ पे देखिए R का मतलब क्या हुआ, ये R का मतलब होता है वार्षिक वर्षा। ठीक है, लेकिन ये इंच में है, याद रखिए ये जो वार्षिक वर्षा है वो इंच में है। तो मान लीजिए किसी जगह का वार्षिक वर्षा यहाँ पे मान लीजिए 50 इंच होता है, तो इसको 25 हो जाएगा तुलना, यानी 1.94 हो जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि वार्षिक वर्षा इंच में है और ये होता है शुष्कतम महीनों की। यहाँ पे थोड़ा सा शुष्कतम गलत हो गया है, यहाँ पेन से हम कर दे रहे हैं शुष्कतम महीने की वर्षा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर ये जो वैल्यू है 1.94 है, ठीक है, अगर इसका वैल्यू जो है 2.4 इंच से अधिक होता तो वो हमेशा
AF जलवायु होता है, क्योंकि हम ऊपर में ही बोले हैं कि प्रत्येक महीने में वर्षा 6 सेंटीमीटर या 2.4 इंच से अधिक होना चाहिए। तो 2.4 से अगर ऊपर वैल्यू आता तो वो AF जलवायु होता है। अगर शुष्कतम महीने में वर्षा 2 इंच से अधिक होता है परंतु 2.4 इंच से कम होता है तो मानसूनी जलवायु कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से वर्षा यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि वर्षा एक क्राइटेरिया है 1.8 इंच। ठीक है, अगर 1.8 इंच से कम होता है तक होती है तो वो जलवायु जो हो जाएगा AW हो जाएगा। और 1.8 इंच से भी शुष्कतम महीना में अगर कम बारिश हो रहा है तो उसको हम शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु बोलेंगे, यानी जहाँ पे शीतकाल में बारिश होती है। ये चीज़ को समझिए। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, पहला पहला चीज हम लोगों को समझना है कि जलवायु AF कब रहेगी, जब शुष्कतम महीना की बारिश 2.4 इंच से अधिक रहेगी तो AF होगा। अगर 2.4 से लेके 2 के आसपास रहेगी, 2 इंच के आसपास, तो इसको हम लोग मॉनसूनी बोलेंगे। अगर 1.8 इंच के आसपास होगी बारिश, ठीक है, एक प्रकृति और भी उसको फॉलो करना है कि वो AW कहलाएगी, लेकिन विंटर शुष्क होना चाहिए। ठीक है।